अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट चली है। इसमें उन्होंने पत्रकारों को किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया। इससे पहले पुतिन और ट्रंप ने यूक्रेन जंग को लेकर करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की थी। ट्रंप ने यह कहा कि कुछ मुद्दों पर उनकी सहमति नहीं बनी है, लेकिन कुल मिलाकर बातचीत सकारात्मक रही है। दोनों नेताओं ने यह नहीं बताया कि उनके बीच किस किस बात पर सहमति बनी है। पुतिन ने यह भी कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा जरूरी है और ट्रंप के साथ बातचीत रचनात्मक माहौल में हुई और अमेरिका के साथ संबंधों पर गर्व है। पुतिन ने जोर दिया कि आने वाले समय में वैश्विक शांति हो और इसीलिए यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है। रूस के राष्ट्रपति ने अगली बैठक मॉस्को में रखने का प्रस्ताव भी दिया है। I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत को रूस के राष्ट्रपति ने सकारात्मक बताई है। संघर्ष के मूल कारणों को खत्म करना होगा और रूस के वैध संघर्ष का समाधान करना होगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं। जैसा कि उन्होंने आज कहा है, स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं वो हमें उस लक्ष्य के करीब लाने में मदद करेगा और यूक्रेन में शांति का रास्ता साफ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया है। दोनों नेता ने मुलाकात के दौरान जोश दिखाया। ट्रंप लगभग 30 मिनट पहले एयरबस पर उतरे थे, वहीं पुतिन का विमान कुछ ही मिनट पहले यहां पहुंचा है और जैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे के रनवे पर रेड कारपेट बिछाया गया था। रेड कारपेट के पास 4 F-22 रैप्टर फाइटर जेट खड़े किए गए हैं और जैसे ही पुतिन अपने विमान से बाहर आए, ट्रंप ने रेड कारपेट पर पुतिन का स्वागत किया, एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। ट्रंप जब पुतिन से मिले, जब आप दोनों मिल रहे थे तो आसमान में अमेरिकी सैन्य विमानों का एक दस्ता गुजरा, जिसमें लड़ाकू विमान और B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर भी शामिल थे। पुतिन मीटिंग के लिए अपनी गाड़ी ऑरस लिमोजीन से जाने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें अपनी गाड़ी दी बिस्ट में बैठने का प्रस्ताव दिया, जिसे पुतिन ने तुरंत मान लिया, जिसके बाद दोनों ही एक ही कार में बैठकर मुलाकात वाली जगह पहुंच गए। तो महाशक्तियों की महामुलाकात आप देख रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के हैं। बातचीत जो है इन दोनों के बीच रचनात्मक हुई है, रचनात्मक माहौल में हुई है। पुतिन के साथ बैठक सकारात्मक रही। अमेरिका के साथ संबंधों पर गर्व, ये कहा है पुतिन ने, और साथ ही में पुतिन के साथ हमेशा से ही अच्छा रिश्ता रहा है। आने वाले समय में वैश्विक शांति हो, ये चाहते हैं। रूस के राष्ट्रपति कहते हैं यूक्रेन में मित्रता बढ़े, यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर बातचीत हो। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है। यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है, साथ ही में समझौते के लिए सभी की सहमति जरूरी है। ये देखिए, दोनों के बीच की जो बातचीत है वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। टकराव छोड़ बातचीत करने का समय इस समय है। जेलेंस्की से भी बातचीत करेंगे। आने वाले समय में नए रास्ते खुलेंगे। ये चाहता हूं कि युद्ध विराम तेजी से हो। वहीं बारिश के चलते दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहां हुमायूं के मकबरे में बनी दरगाह की छत और दीवार ढह गई। जिस वक्त हादसा हुआ, कमरे में कई लोग मौजूद थे जो मलबे के नीचे दब गए। तस्वीरों में दिख रही महिला भी मलबे के नीचे दबी हुई थी, जिसे मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह बचाया। पुलिस के मुताबिक मलबे से कुल 11 लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान 3 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई। हुमायूं टॉम्ब के पीछे जिस दरगाह की दीवार गिरती है, जिसका हिस्सा गिरता है, उसमें 5 लोगों की मौत की पुष्टि अभी हुई है। वहीं हादसे में घायल अन्य लोगों का इलाज जारी है।
हुमायूं के मकबरे में हुए हादसे का जो लोग शिकार हो गए हैं उनमें से कोई दरगाह में नमाज पढ़ने गया था तो किसी ने पहली बार दरगाह में कदम रखा था। उन्हें नहीं पता था कि दरगाह के अंदर मौत इंतजार कर रही है। हादसे में जान गंवाने वालों में एक नाम अनीता सैनी का है, जो कि भोगल में पहली बार दरगाह आई थी, लेकिन दरगाह से वापस नहीं लौट सकी। यहाँ पे आके जब मैंने पूछताछ करी तो पूछताछ में मैंने मेरी मम्मी की फोटो दिखाई गई तो उसमें अपने लोगों को बताया गया कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई अंदर से। वहीं मोहम्मद मोइन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके ससुर मोहम्मद खुर्शीद के सामने अब बड़ा सवाल ये है कि मोइन के 2 बच्चों का अब क्या होगा। क्या हो गया, कैसे हुआ ये पता नहीं है। 2 बच्चे भी हैं उसका क्या होगा। एक लड़का एक लड़की है। हादसे का शिकार हुए हर परिवार गम में डूबा हुआ है। आंसुओं में डूबी आंखों में सैकड़ों सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में गहनों की दुकान में गोलियां चल गई। दुकान लूटने आए बदमाशों को जब लगा कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे तब उन्होंने दुकान के मालिक को गोली मार दी। पहले तो ये दोनों बदमाश किसी आम ग्राहक की तरह अंदर खड़े होकर गहने निकलवा रहे थे। इनके ठीक बगल में उस ज्वेलरी शॉप का कर्मचारी था और सामने जो गहने निकाल रहा है वो था उसका मालिक। जैसे ही ट्रे पर गहने रखे गए उसी वक्त बदमाश ने बंदूक निकाल ली। कुछ सेकंड बाद दूसरे ने भी अपनी कमर में खोसी हुई बंदूक निकाली। दोनों बदमाश बंदूक की जोर से दुकान को लूटने की कोशिश करने लगे। तभी ज्वेलरी शॉप के मालिक ने उनसे बंदूक छीननी चाही। बात बिगड़ती देख लुटेरों ने गोली चला दी। लूट की नाकाम कोशिश के बाद बदमाश फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप का मालिक अस्पताल में भर्ती है। वहीं ग्रेटर नोएडा में 2 अगस्त को हुई तांत्रिक की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक देर रात जब चिपियाना बुजुर्ग के पास वाहन चेकिंग चल रही थी, कार सवार बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी जबकि अन्य को कॉम्बिंग के बाद पुलिस ने धर दबोचा। इसके बाद बदमाशों से पूछताछ की गई तो 2 अगस्त को तांत्रिक की हत्या की सारी परतें खुल गई। मुख्य अभियुक्त का नाम प्रवीण शर्मा है। उसको यह शक था कि इस मृतक के पूजा पाठ कराने की वजह से लगभग 3 वर्ष पहले उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रवीण ने तांत्रिक की हत्या करने पर अपने साथियों को 100-100 गज का प्लॉट देने का ऑफर दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने तांत्रिक नरेश को पूजा पाठ के बहाने कार में बिठाया और फिर रास्ते में गमछे से गला घोट दिया और शव को बुलंदशहर ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में 80 साल पुरानी पानी की टंकी को गिराने का काम किया गया, लेकिन जिस तरीके से ये काम हुआ उसकी वजह से इलाके के आम लोग प्रशासन से नाराज हैं। क्योंकि यहाँ बिना किसी खास सुरक्षा इंतजाम के ही इस टंकी को गिराया गया। नीचे गिरने से पहले दिखा कि टंकी के 2 पिलर टूट चुके थे। गिरती हुई पानी की टंकी से लोगों को दूर रखने के लिए सिर्फ एक रस्सी लगाई गई। टंकी जब गिरी तो उसने एक बिजली के खंभे को तोड़ दिया। सड़क पर चल रहे लोगों की भी एक पल के लिए सांसें अटक गई। चिकमंगलुरु जिले के आजमपुरा कस्बे की नगर पालिका ने ठेके में टंकी गिराने का काम दिया था। इस तरह टंकी गिरने के बाद अब लोग लापरवाह अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार के नवादा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक टेंट हाउस में अचानक आग लग गई। टेंट हाउस में ये आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। ये घटना बस्ती बीघा गांव की है। आग की लपटें देख गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग मौके पर पहुंचे लेकिन भीषण आग के आगे वो बेबस नजर आए। आग की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। टेंट हाउस में रखा सामान पूरी तरह जल गया। टेंट हाउस के मालिक ने 50 लाख से ज्यादा का नुकसान होने का दावा किया। तो हैदराबाद में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप ये है कि युवक ने न केवल कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया बल्कि शादी के नाम पर धोखा भी दिया है। फहद नाम के शख्स की शादी 2016 में कीर्ति नाम की युवती से हुई थी, लेकिन बाद में फहद ने कीर्ति का नाम बदलकर दोहा फातिमा रख दिया।
हद तो तब हो गई जब फातिमा ने फहद को ऑफिस की एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक फहद नाम का ये शख्स साल 1998 में पाकिस्तान से भारत आया था और हैदराबाद का स्थायी नागरिक बन गया। पुलिस का कहना है कि फहद अक्सर प्रेम और शादी के नाम पर युवतियों को निशाना बनाता था और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। पुलिस ने अब फहद के पिछले रिकॉर्ड की सघन जांच शुरू कर दी है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उसने अन्य युवतियों के साथ भी इसी तरह की करतूत की है। आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से एक बड़ा पत्थर बीच सड़क पर आ गया था। वो पत्थर इतना बड़ा था कि अगर वो किसी गाड़ी के ऊपर गिरता तो वो चकनाचूर हो जाती। पहाड़ से निकलकर ये पत्थर नीचे सर्विस लेन पर आ गया। इतने बड़े पत्थर के आने के बाद सड़क पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। हैदराबाद के मंचीरेवुल इलाके में भारी बारिश के बाद पहाड़ में भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद ये पत्थर नीचे सड़क पर आया। सड़क से इतना बड़ा पत्थर हटाते हटाते दिन से रात हो गई। भारी भरकम मशीनों की मदद से रात तक पत्थर को हटाया गया था। वहीं बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके में एलपीजी सिलेंडर में जोरदार धमाके ने पूरे मकान को उड़ा दिया। ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। धमाका सुबह 7:47 पर हुआ, जिससे आसपास मौजूद लोग दहशत से भर गए और जान बचाकर भागने लगे। वहीं स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो मकान की दरो दीवार सब कुछ धमाके के साथ उड़ गया और कुछ बचा तो सिर्फ मकान का मलबा। घर की छत उड़ गई, दीवार टूटकर जमीन पर गिर गई। आसपास के मकानों के टीन शेड और दीवार तक क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन के मुताबिक सिलेंडर में गैस रिसाव होने से विस्फोट हुआ। फिलहाल ब्लास्ट के बाद आसपास के घरों को भी खाली करवाया जा रहा है, जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मासूम के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। तो इधर किश्तवाड़ में कल बादल फटने के बाद अब लापता लोगों की तलाश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आ गई है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस सब मिलकर मलबे में दबे लोगों को ढूंढ रहे हैं। सेना के जवानों के साथ रेस्क्यू टीम मलबे के इस ढेर के नीचे जिंदगी की तलाश में दिन भर लगी रही। तरह से यहाँ बचाव दल लगातार पहुंच रहा है और यहाँ अब लगातार सर्च कर रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जिंदगियों को तलाशने की कोशिश यहाँ की जा रही है। बादल फटने के बाद आए सैलाब से जान बचाकर यूं भाग रहा हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाया। कुछ ऐसे बदकिस्मत भी थे जो मलबे के नीचे दब गए। अब उन्हें ढूंढने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को हटाया जा रहा है। किश्तवाड़ जिले में जहां कभी मचैल माता मंदिर जाने वाले भक्तों की भीड़ रहा करती थी, वहां अब मलबे में दबी कबाड़ हो चुकी गाड़ियां और उन गाड़ियों में आए लोगों के लावारिस सामान और जमीन से उखड़कर बाहर पड़े हुए पेड़ दिख रहे हैं। इन्हीं हालातों में रेस्क्यू जारी है। किश्तवाड़ जिले के जिस चशोती नाम के इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई, वहां उस दौरान लंगर लगा हुआ था। लोग ये बताते हैं कि सैलाब जब आया उस वक्त 100 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। उसमें से ज्यादातर लोग आज भी लापता हैं। ये वो लोग थे जो इस चशौती नाले के किनारे में बने मंदिर के पास बैठकर लंगर खा रहे थे। मेरे पीछे आप ये टीन का एक मंदिर सा देख रहे हैं और मंदिर के पीछे पत्थर देख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यहीं पर एक लंगर लगा था और उस लंगर में उस समय लोग भोजन कर रहे थे। सैलाब का जोर इतना ज्यादा था कि उसने लंगर के सामान को कई मीटर दूर जाकर फेंका। उस लंगर का सामान था वो कई फीट आगे तक आ गया है, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो खाना बनाने की लकड़ी हो। उसी लंगर में खाना खा रहे लोग अब लापता थे और उनके परिजन उनकी तलाश। मेरी लड़की के नाम लीती का पापा का गाड़ी, वो लंगर खा रहे थे, बोल रहे लंगर खा रहे थे। कल के नहीं मिले, वो कल का रोई जा रही, कुछ नहीं पता। बताया गया कि यहाँ सिर्फ मलबे के नीचे ही शव नहीं दबे हैं, पानी के बहाव में कई लोग बह भी गए थे। उन्हें ढूंढना फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज है। अब एक और चुनौती है वहां की भौगोलिक स्थिति। पूरा इलाका पहाड़ों के बीच है, इसलिए वहां रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। सैलाब ने इलाके का हुलिया पूरी तरह से बदल दिया है, जिसे अब ठीक किया जा रहा है।
और इसके लिए चशोती नाले पर एक बार फिर पुल बनाने का काम शुरू हुआ। इधर अभी भी टूटे हुए घरों के अंदर मलबा पड़ा हुआ है। अब देखिए पूरी तरह से कुछ घर तो उस जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है, उसके गारे की चपेट में आने से पूरी तरह से यहाँ से जो है वॉश आउट हो गए हैं। यहाँ उन घरों का कोई नामो निशान नहीं है। उसी मलबे के ढेर में रेस्क्यू कर रही टीम को सूचना मिली कि वहाँ 100 से 200 लोग दबे हो सकते हैं। अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-200 आदमी दबा हुआ हो सकता है बोलते। अभी देखते हैं सर। इधर जिनके अपने मलबे के नीचे दब गए वो भी तबाही के मंजर में उन्हें ढूंढने निकले। यहाँ पर जो भी मिसिंग है वो खोज रहे हैं। इसका जो छोटा जो चाचा था वो भी मिसिंग है अभी। उन्हें गुमशुदा लोगों की तलाश में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार शव मिलते जा रहे हैं। आशंका है कि अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर देशभक्ति और ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर लोग जश्न आजादी में डूब गए। इस दौरान लाल किले के ऊपर उड़ते 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने लोगों का ध्यान खींच लिया। को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर। एक Mi-17 हेलीकॉप्टर लाल किले पर पुष्प की वर्षा करते हुए तिरंगे झंडे को लहराते हुए जा रहा था। आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ और दूसरे हेलीकॉप्टर पर ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लहरा रहा था। फूलों की बारिश करते हुए Mi-17 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग लेकर लाल किले के ऊपर से उड़ता दिखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला केसरिया रंग में रंगा था। वहां ऑपरेशन सिंदूर की थीम के साथ महिला सशक्तिकरण की भी झलक दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला अधिकारी ने तिरंगा फहराया। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी केसरिया रंग की पगड़ी और इसी रंग के जैकेट पहनकर ऑपरेशन सिंदूर के बैनर के आगे खड़े तीनों सेना के जवानों के पास पहुंचे, जहां पर जवानों ने पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराने पहुंचे। वहां फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा ने रस्सी खींची और प्रधानमंत्री मोदी ने झंडा फहराया। ये महिला सशक्तिकरण की सबसे दमदार तस्वीर थी, क्योंकि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से लाल किले पर तिरंगा फहराने तक महिलाओं को आगे रखा। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। इस मौके पर महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में कमाल करके दिखाया। आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे हैं। लाल किले से 12वीं बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और 2014 के बाद उनके कार्यकाल में हुए रिफॉर्म का जिक्र किया। बीता दशक रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। रिफॉर्म का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने एफडीआई, इंश्योरेंस, गैर जरूरी कानून को खत्म करना और 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट जैसी उपलब्धियों को गिनवाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के 12 कदम भी गिनाए, जिनमें पहला रक्षा आत्मनिर्भरता, दूसरा जेट इंजन में आत्मनिर्भरता, तीसरा सेमीकंडक्टर एंड हाईटेक लीडरशिप, चौथा स्पेस सेक्टर में स्वतंत्रता, पांचवा रिन्यूएबल एनर्जी, छठा राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, सातवां नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, आठवां कृषि आत्मनिर्भरता, नौवां डिजिटल संप्रभुता, 10वां दवाओं में आत्मनिर्भरता, 11वां स्वदेशी का समर्थन और 12वां मिशन सुदर्शन चक्र है। हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। वहीं पीएम मोदी ने लाल किले से देश की डेमोग्राफी बदलने में जुटे अवैध घुसपैठियों पर चिंता जाहिर की और कहा कि आबादी की संरचना में बदलाव राष्ट्र के लिए खतरा है। डेमोग्राफी बदलाव से होने वाले नुकसान को लेकर आगाह किया है। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं
और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। पीएम ने कहा कि घुसपैठिए न सिर्फ बहनों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि आदिवासियों की जमीनों पर भी कब्जा करने में जुटे हैं। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? इसे रोकने के लिए पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान किया और कहा कि ये मिशन भारत में मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। अब जरा आपके काम की खबर सुन लीजिए। 3,000 रुपए में साल भर के लिए फास्टैग का नया पास बनाना शुरू हो गया है। सरकार का यह कहना है कि इससे नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी और ये पास आपको काफी सस्ता भी पड़ेगा। 3,000 रुपए के पास में आप 2,000 बार नेशनल हाईवे टोल क्रॉस कर पाएंगे। एक टोल क्रॉस करने की कीमत जो है वो 15 रुपए आएगी और पास 1 साल तक वैलिड रहेगा। इससे टोल प्लाजा पर ज्यादा देर रुकने और बार बार रिचार्ज करने के झंझट से आपको राहत मिल जाएगी। ये पास केवल प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कार, जीप और वैन के लिए है। कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, बस या फिर टैक्सी इस पास का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नया पास स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करेगा। वहां आपको सामान्य फास्टैग से ही काम करना होगा या फिर टोल देना होगा। फास्टैग के नए पास के लिए आपको मोबाइल पर राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करनी होगी।